गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांट ओपन पेज 25। आज का टॉपिक है हमारा किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें आते हैं यूकैरियोटिक, और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, बाकी मल्टीसेल्युलर प्लांट्स तो हम अपने आसपास देखते ही हैं। दूसरी फीचर इनकी ये होती है कि ये होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यानी अपना खाना ये खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लाइट को कैप्चर करके उससे अपना फूड बनाते हैं। लेकिन सब नहीं होते, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जिनके पास क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स नहीं होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे। जैसे कि कस्क्यूटा है ना, कस्क्यूटा जैसे प्लांट जो कि पैरासिटिक होते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक यानी कि इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। तो इसमें दो आ गए, इसमें आ गए इंसेक्टिवोरस एज वेल एज पैरासिटिक। ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए। अच्छा, अगली फीचर है इनकी सेलुलोज, सेल वॉल। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। अगली फीचर ये है, इनका जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद ये बनाते हैं स्टार्च। ये इनकी विशेषताएं हैं। किंगडम प्लांट में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जैसे कि एल्गी है ना, एल्गी के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये कैटेगरीज हैं जिनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इन कैटेगरीज में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो होता है हैप्लॉइड फेज जिसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 8, और एक होता है डिप्लॉइड फेज जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 2n। उसे कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज। तो दो फेज हैं, एक तो है गैमेटोफिटिक फेज और एक होता है स्पोरोफिटिक फेज। हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ये दो फेज आते हैं, एक तो गैमेटोफिटिक फेज, एक होता है स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज को होता है जबकि सेल्स हैप्लॉइड है, और स्पोरोफिटिक होता है डिप्लॉइड वाला फेज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की लाइफ में जो हैप्लॉइड फेज है वो होता है गैमीट्स वाला। गैमीट्स हैप्लॉइड पार्ट फॉर्म करते हैं। इसके अलावा बाकी जो फेज है उसमें सारा क्या है, जाइगोट से लेके एडल्ट बनने तक की स्टेज और एडल्ट से लेके फिर मरने तक की स्टेज ज़्यादातर क्या है, डिप्लॉइड फेज है। प्लांट्स में क्या होता है कि ये वेरी करता है। कुछ प्लांट्स में जो हैप्लॉइड फेज है वो लंबा होता है, कुछ में डिप्लॉइड फेज लंबा होता है। और ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज यानी कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज एक दूसरे के बाद आते हैं। इनका एक दूसरे के बाद आना, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी कि सीक्वेंशियल alternate occurrence of gametophytic and sporophytic phase is known as alternation of generation। वही इन्होंने यहाँ पर समझाया है ना। इसको हम आगे अगला जो चैप्टर है प्लांट्स वाला उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि जिन प्लांट्स में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है उनको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिनमें डिप्लॉइड होता है उनको कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और उनके एग्जाम्पल्स भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा यूकैरियोट होते हैं, यानी कि इनके सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। अगली फीचर ये है इनकी, ये मल्टी सेल्युलर होती है।
नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब हेटेरोट्रॉपिक है। इसका अलावा नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो या तो दूसरों को खा रहे हैं, है ना, या फिर वो दूसरों के ऊपर पैरासाइट है। या तो ये प्रीडेटर होते हैं यानी कि दूसरों को खाते हैं, या फिर ये पैरासाइट होते हैं जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो, किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है कि वो अपने फूड को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं और उसको ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। तो इनके अंदर क्या है, इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a similar, definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Elaborate sensory and neuromotor mechanism का मतलब है कि ये जो organisms हैं, ये organisms आसपास के environment के या फिर जो signals इन्हें मिलते हैं जिसे stimuli कहते हैं, उसके against response दिखाते हैं, जैसे कि जो कि किसकी फीचर है, नर्वस सिस्टम की। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी कि वो मूव भी कर सकते हैं, लोकोमोशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन के मेथड फॉलो होते हैं, जैसा कि हमने 10th क्लास में भी देखा था कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एसेक्सुअल है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड फ्लावर से होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। नेक्स्ट आते हैं वायरस। वायरस की डेफिनेशन क्या है? वायरस एक ऐसी एंटिटी है जिसको कि हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं, यानी कि कनेक्टिंग लिंक है ये बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। है ना, इनके बीच की कड़ी है। और दूसरी बात ये कि ये इस तरह का न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है सेल्स में। सेल्स से बाहर उस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हम केमिकल्स को स्टोर करते हैं। यानी कि होस्ट सेल के बाहर वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, होस्ट सेल के अंदर वो क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो उसके अंदर क्या है कि दोनों की फीचर है, अपनी कॉपी बनाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, और उसको स्टोर किया जा सकता है इंडेफिनिट पीरियड तक नॉन लिविंग चीज़ों की तरह। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये डेफिनेशन है वायरस की कि वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक एंटिटी यानी कि सब्सटेंस है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, यानी कि डीएनए और आरएनए में से एक हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो, इसके अलावा प्रोटीन उसके कवर यानी कि कोट के रूप में प्रेजेंट होता है। साथ में ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वो पैरासाइट के रूप में ही अपना जीवन यापन कर सकता है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है यानी बाध्यता है, उसके अलावा वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, फ्री लिविंग वो नहीं रह सकता, ठीक है। इसके बाद देखो, तो इसको इसीलिए किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले फीचर्स नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नॉन सेलुलर या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आगे नेक्स्ट पेज पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ इन्होंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिया है।
कुछ अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया इन्होंने, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर। तो पास्चर ने क्या दिया, पास्चर ने इसका टर्म दी थी, पास्चर टर्म्ड वायरस। और वायरस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टॉक्सिन यानी कि जहरीला। इसके बाद आते हैं इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस यानी कि टीएमवी, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है किसमें, टोबैको प्लांट में। पत्तियों में क्या हो जाता है, पत्तियों में इन्फेक्शन हो जाता है, ये इसका सिम्टम है। जैसे सपोज करो ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर पैचेस में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस। इसके बाद अगला आता है, फिर अगली लाइन में लिखा है दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, यानी कि दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये अगली फीचर है वायरसेस की, ये बहुत सबसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके बाद है बीजेरीनेक। बीजेरीनेक ने क्या कहा, बीजेरीनेक ने ये कहा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसके फ्लूइड को अगर लगा दें एक हेल्दी प्लांट के ऊपर, तो उसमें भी वो डिजीज हो जाएगा। तो यानी कि उन्होंने इसको क्या नाम दिया, कंटेजियम विवम फ्लूइडम, ये इन्होंने टर्म दी, कंटेजियम विवम फ्लूइडम, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि कंटेजियस है, यानी कि डिजीज फैला सकता है, इसीलिए उन्होंने वायरस को यह नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम। इसके बाद आते हैं स्टैनली के बारे में। स्टैनली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज वायरस, यानी कि इन्होंने वायरस को शुद्ध रूप में प्राप्त किया। तो दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये मैंने डेफिनेशन में बता ही दिया कि वो लिविंग सेल्स के बाहर क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। अब आती है बात कि वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस प्लांट्स के अलावा एनिमल्स में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि कई सारे डिजीज ह्यूमंस में भी ऐसे हैं जो कि किससे होते हैं, वायरसेस से। और वायरसेस की अपनी विशेषता ये है कि वो होस्ट सेल में जाएंगे, वहाँ सेल की मशीनरी को यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी मशीनरी तो है नहीं, है ना, अपने ऑर्गेनेली नहीं है, तो उनको यूज़ करके वो अपनी कॉपी बना लेंगे। तो जिस सेल में वो गए थे उसमें जैसे ही उनकी सारी कॉपीज़ बनेंगी, उसको वो क्या कर देंगे, रप्चर यानी कि तोड़ देंगे, और बाहर आकर बहुत सारी कॉपीज़ वायरस की निकल जाएंगी। फिर ये सारी कॉपीज़ और दूसरे होस्ट सेल को अफेक्ट करेंगी। ये क्रम तब तक चलेगा जब तक कि एक भी होस्ट सेल उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी ईदर डीएनए और आरएनए। ये तो मैंने बता ही दिया। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plant have single-stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded RNA. यानी कि RNA single-stranded भी हो सकता है, जैसा कि प्लांट्स के केस में, और एनिमल्स के केस में वो सिंगल-स्ट्रैंडेड, डबल-स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सब हो सकता है। इस बेसिस पर जो वायरसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उनको डीएनए वायरस कहते हैं, जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको आरएनए वायरसेस कहते हैं। वायरसेस के चारों तरफ एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। इस कैप्सोमियर, ये कैप्सोमियर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, उन यूनिट्स को कहते हैं कैप्सिड, सॉरी कैप्सोमियर यूनिट्स को कहते हैं, और इस पूरे कोट को कहते हैं कैप्सिड। अंदर की तरफ होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए या
आरएनए हो सकता है। वायरसेस का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर भी हो सकता है कि वो किसको इफेक्ट करते हैं। अगर प्लांट को करते हैं तो प्लांट वायरस है ना, और एनिमल्स को करते हैं तो एनिमल वायरस। देखो आगे इन्होंने एग्जांपल दिए। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। ये एग्जांपल्स हैं, ये याद रखने। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। इन प्लांट्स सम सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन। इसको मोजाइक फॉर्मेशन कहते हैं। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग है ना, पत्तियां मुड़ना और क्या होना, पलट जाना। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग यानी कि उनका क्लोरोफिल का खत्म होना, नष्ट होना। इसके अलावा पेड़ का छोटा रह जाना यानी कि ड्वार्फिंग। वेन क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग का मतलब है कि जो उसकी वेन्स एंड वेनलेट्स हैं या फिर मिडरिब है लीफ की, ये लीफ की मिडरिब होती है, ये वेन्स और वेनलेट्स होती है। इनका क्लियरिंग का मतलब है कि इनके अंदर पिगमेंट का खत्म हो जाना, इसे वेन क्लियरिंग कहते हैं। इसके बाद है ड्वार्फिंग, मैंने बता दिया। और स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ कम होना, प्लांट का छोटा रह जाना। ये 2.6 फिगर में जो बी वाला है बैक्टीरियोफेज, इसके नाम में क्या लिखा है, बैक्टीरियोफेज, यानी कि ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। तो बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाले इस वायरस का स्ट्रक्चर अगर तुम देखो तो ऊपर की तरफ क्या लिखा है, हेड, कॉलम, शीथ और टेल फाइबर्स। ये क्या हैं इसके पार्ट्स। ये जो डायग्राम है 2.6 वाले दोनों, ये रखने हैं याद। क्या याद रखना है, टबैको मोजाइक वायरस में जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है हेड, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर्स, ये याद रखने हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन वायरसेस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। जो फंजाई में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको कहते हैं माइकोफेज, और जो एल्गी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको कहते हैं फाइकोफेज। उसका रीजन ये है, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स वायरस, माइको मीन्स फंजाई एंड फाइको मीन्स एल्गी, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्लांट एनिमल से लेके बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, किसी को भी ये छोड़ते नहीं है। इसके बाद बात आती है वायरॉइड्स की। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में इन्होंने दिया है कि डायनर ने इनको डिस्कवर किया था, और ये क्या थे, ये एक तरह का आरएनए है, एक इन्फेक्शियस आरएनए जो कि डिजीज कॉज करता है किसमें, प्लांट्स में। कौन सा डिजीज कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये वायरस का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस और डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसको शॉर्ट में लिखा है इन्होंने PSTD। डायनर ने डिस्कवर किया जो कि आरएनए था, और ये आरएनए फ्री आरएनए है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, तो इसलिए उसे वायरॉइड नाम दिया गया। द रेंज आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि ये कैसा था, ये हल्का था नॉर्मल वायरस के कंपैरिजन में। अगर सिर्फ एक प्रोटीन हो जो कि इन्फेक्शन कॉज कर दे, तो उस डिजीज कॉजिंग जो स्ट्रक्चर है, एंटिटी है, उसको कहते हैं प्रायोन, PRION, प्रायोन, ठीक है। अगर सिर्फ आरएनए डिजीज कॉज कर दे तो उसे कहते हैं वायरॉइड, और अगर आरएनए डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर इन्फेक्शन करे तो उसे कहते हैं वायरस। ये इन तीनों में डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म, जिनमें से एक फोटोसिंथेटिक होता है और एक जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इस फोटोसिंथेसिस करने वाले को देगा, इन दोनों के बीच में
एक रिलेशनशिप होती है, इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। रिलेशनशिप का नाम सिम्बायोसिस है। ये दोनों सिम्बायोसिस में यानी इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को कहेंगे सिम्बायोन्स। तो ये है सिम्बायोन 1, सिम्बायोन 2। इसका फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका फंक्शन क्या है? कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम इसका है। एल्गी को क्या फायदा होगा? एल्गी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराए मिल जाएंगे। फंजाई को क्या फायदा होगा? फंजाई को इसके द्वारा बनाया गया फूड मिल जाएगा। तो ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होता है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल देखो, इन्होंने बुक में क्या दिया है? एल्गी वाले कंपोनेंट को नाम देते हैं फाइकोबायोन, क्योंकि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, इसीलिए फाइकोबायोन। और फंजाई वाले को कहते हैं माइकोबायोन। माइकोबायोन, ठीक है। अब देखो इनके फंक्शंस इन्होंने दिए और लास्ट लाइन में लिखा है सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइक इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन। तो इस तरह से उनकी रिलेशनशिप्स होती है कि उनको इस तरह से पता नहीं लगाया जा सकता कि वो दो ऑर्गेनिज्म हैं। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, यानी कि ये सिर्फ पॉल्यूशन फ्री एरिया में ही ग्रो होते हैं। अगर किसी एरिया में लाइकेन उग रही है पत्थर पे या पेड़ की छाल पर, तो इस बात का इंडिकेटर होती है कि वो पॉल्यूशन फ्री एरिया है। और जैसे ही पॉल्यूशन होगा सबसे पहले लाइकेन गायब होती है, क्योंकि ये जरा सी भी एयर में टॉक्सिसिटी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में शुरू का क्लासिफिकेशन वाला डिस्क्रिप्शन और इसके बाद एल्गी। ठीक है।